चाहे खान साहब हों, चाहे रफ़त आलम साहब हों, इनको आप मुसलमान नाम से कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े ह्यूमन बीइंग थे, बहुत अच्छे, जिसको निर्मोही अखाड़ा ने चैलेंज किया। अच्छा। हाशिम अंसारी साहब ने चैलेंज किया। रामलला वाला सूट जो फाइल हुआ था वो जुलाई 89 में फाइल हुआ था। और मेरी आर्गूमेंट थी कि भगवान की पूजा पाठ हो रही थी और हम रिटर्न ऑफ द चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ संगीता शर्मा और आप देख रहे हैं राम जन्मभूमि का पूरा इतिहास और कोर्ट से जुड़ी सभी जानकारी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज हम हैं अयोध्या में ही ये केस दायर हुआ था जो आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ी दास्तां है, 70 वर्ष की स्ट्रगल है जो कि कोर्ट में लड़ी गई। और ये मामला अयोध्या से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक जाता हुआ और ये सुप्रीम कोर्ट में जाके फैसला अंत में हुआ, तब जाके इसका आपको ये भव्य मंदिर का निर्माण दिख रहा है। तो आज हमारे साथ हैं निर्मोही अखाड़ा के अधिवक्ता जिन्होंने 3 पीढ़ियों से इस लड़ाई को लड़ा, जिनके पहले ग्रैंडफादर सर्वजीत लाल वर्मा जी जिन्होंने 1950 में दायर किया था मामला, फिर उनके बेटे श्री रंजीत लाल वर्मा जी, उसके बाद तरुणजीत लाल वर्मा जी आज हमारे साथ हैं, उनके पोते, और जिन्होंने तीनों पीढ़ियों ने लड़ाई लड़ी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आप हमें पूरी दास्तान सुनाएं कि किस तरह से मामला शुरू हुआ और आज हम जो मंदिर देख रहे हैं उसमें आपने सफलता में क्या क्या आपका योगदान था। पहले तो इस जो जन्मभूमि का जो विवाद था, इसकी मैं थोड़ी पृष्ठभूमि आपको बता दूं। ये विवाद की जो सिविल लिटिगेशन की बात है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स तो सारे सबके नॉलेज में ही है कि 1528 में डिमोलिश हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या चीज़ हुआ। अभी बीच में और बताएंगे कि जो आर्गूमेंट में क्या बातें हुई थी। पहली बात ये थी कि 22/23 दिसंबर की रात, यानी 22/23 1949 की रात में भगवान के प्रकट होने का जिक्र आता है। देन आफ्टर 5 जनवरी 1950 को इसको रिसीवर के द्वारा कुर्क कर लिया जाता है प्रॉपर्टी को है, और वहाँ एक रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाता है बाबू प्रियादत्त राम। ही वाज एट दैट टाइम यहाँ के चेयरमैन थे फैजाबाद के। और उसके बाद लीगल प्रोसेस चालू होता है। 14 जनवरी को स्टे हो जाता है गोपाल सिंह विशारद के एप्लीकेशन पे कि इस पे स्टे दे दीजिए और मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, मुझे पूजा करने का पूरा अधिकार है, तो मुझे पूजा करने से कोई रोके नहीं, इसके लिए मुझे स्टे दे दिया है। तो उन्होंने पिटीशन फाइल की, स्टे तुरंत 16 जनवरी को उनको मिल गया, पूजा चलने लगा, पूजा पाठ। देन आफ्टर ये सारे कार्रवाई चलती रही। 53 में प्रेम शंकर जी थे उस पर सिटी मजिस्ट्रेट, उन्होंने 145 की जो कार्रवाई कुर्की की हुई थी उसको ड्रॉप कर दिया। देन आफ्टर 1953 में प्रेम शंकर सिटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दिया 145 की, जो सीआरपीसी की थी, ये कहते हुए कि सिविल सूट चल रहा है, पेंडेंसी ऑफ सिविल सूट जब तक डिसाइड हो जाएगा तब इसके बाद देखा जाएगा 145, वो ड्रॉप हो जाती है। जो 140, ये तो बड़ा क्रूशियल पॉइंट बताया आपने। 145 मतलब वो उन्होंने कुर्की तो फिर उसका रिसीवर की जरूरत नहीं थी ना, नहीं, रिसीवर कंटेन कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि सिविल राइट चल रहे हैं, सिविल सूट्स चल रहे हैं, तो जब तक सिविल सूट डिसाइड नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए 145 की जो हमारी कार्रवाई 145 146 की, वो हम नहीं चलाएंगे आगे, उसको ड्रॉप कर दे रहे हैं। वो जब डिसाइड अभी भी वो स्कोप खुला है। अगर आप देखिए कि आफ्टर द वर्डिक्ट ऑफ दिस 19 नवंबर 2019, अगर हम उसको एक लीगल कॉन्सिक्वेंस में देखें तो वो तो खुला ही स्कोप है, 145 खुला रह गया है वहाँ पे। और उसके बाद देन आफ्टर 17, चूँकि मेरे जो महंत निर्मोही अखाड़ा के थे वो राम चबूतरा इसके साउथ में जस्ट सटा हुआ पोर्शन था, भगवान जहाँ रामलला विराजमान थे, तो नॉर्थ साउथ में, वहाँ हमारे जो निर्मोही अखाड़ा के पंच और महंत थे वो पूजा पाठ कर रहे थे और अंदर भी पूजा पाठ चल ही रहा था। वो एक था कि साइड से उत्तरी दरवाजे से जाते थे, पूजा पाठ करके चले जाते थे। देन आफ्टर मेरे ग्रैंडफादर ने एक सूट फाइल किया 17 दिसंबर 59 को, और ये कहते किया मेरा जो प्लेंट बना, मेरा मुकदमे का जो वाद था, वाद यानी प्लेंट 14 पैरे का था, और मेरे जो ग्रैंडफादर थे, ही वाज एक्स MLA, उनको 7 भाषाओं का प्रकांड पंडित थे वो, 7 भाषाओं के, वो फ्रेंच जर्मन, उर्दू, अरबी, फारसी,
और हिंदी, 7 लैंग्वेज की पूरी कमांड थी उनको। जो मेरा प्लेंट था उसकी बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपको 2 बात बताऊंगा उसमें। पैरा नंबर 1 में लिखा था कि सिंस टाइम इमोमोरियल, मतलब मानव यादाश्त के पहले से भगवान की यहाँ पूजा हो रही है और निर्मोही अखाड़ा इसकी पूजा कर रहा है, पैरा 1 में लिखा। फिर उन्होंने प्रेयर में लिखा कि रिटर्न ऑफ द चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। अब बेसिक प्रॉब्लम क्या हुई कि माननीय एपेक्स कोर्ट या हाई कोर्ट में हमारी समझाने की कमी कह लीजिए या टेक्निकलिटीज को ना समझ, मेरा जो वर्ड था मेरे ग्रैंडफादर का, दैट इज ए फ्रेज कि रिटर्न ऑफ द चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। अगर आप इसको गौर करेंगे कि मुझसे जो आपने लिया था मुझे रिटर्न कर दीजिए, इसको कंसीडर नहीं कर पाए। इनफैक्ट एक महत्वपूर्ण बिंदु था इसमें, वो ये बिंदु था कि ऑनरेबल लॉर्डशिप रंजन गोगोई साहब ने एपेक्स कोर्ट में पूछा कि मिस्टर सुशील कुमार जैन जो मेरे सीनियर काउंसिल बहस कर रहे थे कि आप सर्वकारिक मैटर पे आप शांत हो जाओ 1 मिनट। उन्होंने धवन साहब से पूछा, डॉक्टर धवन, निर्मोही अखाड़ा की सेवेती राइट्स को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? उन्होंने कहा ऑफकोर्स क्यों नहीं मानते हैं, मैं निर्मोही अखाड़ा की सेवेती राइट अनडिस्प्यूटेड है, अनचैलेंज है, मैं उसको मानता हूँ। और एक कदम आगे बढ़ के धवन साहब ने कहा कि अगर इस पे टाइम बार्ड भी मैटर बनता है तो उस आधार पे भी सर्वकारी खत्म नहीं हो सकती है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही हमारे लिए। उसके बाद आदरणीय पराशर सर से उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा मुझे कोई चैलेंज नहीं है। बैनाथ सर ने कहा इनफैक्ट कि एट दैट डे वो मेरे लिए तो एक सेलिब्रेशन का दिन था, क्योंकि जो रिलीजियस हिंदू इंडोमेंट है उसमें सर्वकारी का मतलब होता है कि एक एब्सोल्यूट राइट हमारे भगवान के लिए जो उनकी मैनेजमेंट देखेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि पैरा 804 में पेज 925 वर्डिक्ट जो आया है, पैरा 804 में इन्होंने डिफाइन किया कि नहीं सर्वेट राइट इनका नहीं मानेंगे, हम उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये तो टेक्निकल ग्राउंड उनका कहना था कि आपको 6 साल के अंदर शूट कर देना था। यानी सन 50 में जब रिसीवर आया 5 जनवरी को, उसके 6 साल के अंदर शूट कर देना था। वो टाइम लिमिट, उन्होंने टाइम लिमिट किया कि यू आर द टाइटल होल्डर, अगर आप स्वामी थे तो आपको कर देना था। और मेरी आर्गूमेंट थी कि भगवान की पूजा पाठ हो रही थी और हम रिटर्न ऑफ द चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट मांग रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल इम्पोर्टेंट है कि टाइम बार था तो उसी समय ही जब फाइल किया था तभी टाइम बार करना चाहिए, जाके 70 साल बाद कह रहे हैं कि जी टाइम बार है। अब ये क्वेश्चन तो एक यक्ष, वो ही कहते हैं भाई अभी नहीं कर सकते तो हाँ, आप दूसरा करिए, फिर आप दूसरा करते। अब आप देखिए यक्ष प्रश्न क्या है। हाँ। कि पहला सूट फाइल हुआ था 1950 में जी। सेकेंड वाज फाइल्ड बाय मिस्टर परमहंस रामचंद्र दादा, जो अक्टूबर 89 में उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, अनकंडीशनल विड्रॉ कर लिया था अक्टूबर 89 में। थर्ड सूट वाज फाइल्ड निर्मोही अखाड़ा 59 में। फोर्थ सूट वाज सुन्नी सेंट्रल बोर्ड, वो फाइल हुआ था दिसंबर 61 में। रामलला वाला सूट जो फाइल हुआ था वो जुलाई 89 में फाइल हुआ था। अब आप देखिए 59 का सूट टाइम बार्ड है और 61 का सूट टाइम बार्ड नहीं और 89 का सूट टाइम बार्ड नहीं। तो ये तो एक जज की अपनी न्याय की बात है, इंसाफ की बात है, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं पिंच करती है बातें हैं। पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको दिया गया 1/3 नहीं, उन्होंने भी टाइम बार्ड किया था मेरा सूट, फिर भी दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी मेरे को टाइम बार्ड किया था, लेकिन 1/3 उन्होंने कहा कि इनको दिया जाएगा। 1/3 हमको, 1/3 सुन्नी को, 1/3 रामलला को मिला। टाइम बार होने के बाद क्यों आपको फिर दिया? उन्होंने यूनानिमस कहा, जैसे टू जजेस के था कि यूनानिमस हमारा है। खान साहब का कहना था टाइम बार्ड नहीं इनका है, नहीं है। अच्छा, उनका साफ कहना था कि टाइम बार्ड नहीं है। और मैं एज ए वकील मैं जानता हूँ कि मेरा सूट टाइम बार्ड नहीं था। ये अलग बात थी कि हम उनको या समझा नहीं पाए या वो समझ नहीं पाए, कुछ रह गया होगा, कोई बात। तो टेक्निकल बात है और इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, चूंकि 5 जजों की बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जजमेंट दिया है। तो अब उसके बाद ये कार्रवाई आगे चली। 59 यहाँ फैजाबाद कोर्ट में केस चलते रहे। एक एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट की पड़ी सेक्शन 24 में कि सूट ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो उस पर एक राय मांगी गई। तो जुलाई 89 में सारे सूट ट्रांसफ़र होके माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच आ गए और उनको बाकायदा एक नाम दे दिया गया, सूट नंबर 1 ऑफ 89 जो पहला सूट था, सूट नंबर
OS उसको कहा गया अदर ओरिजिनल सूट 2/89, मेरा वाला 389, मुस्लिम का 459 एंड रामलला 589। 1996 से यानी 96 से गवाही चालू हुई। 89 कह रहे हो, फिर उसके बाद फिर 90 6-7 साल पड़ा रहा नहीं, तब डेमोलिशन नहीं, एक्चुअली में 62 में नहीं, कई मैटर थे कि अक्टूबर में 10 अक्टूबर और 7 अक्टूबर 1991 को कल्याण मिनिस्ट्री ने इस 2.77 एकड़ जमीन को एक्वायर कर लिया। कल्याण गवर्नमेंट थी तब? हाँ, कल्याण गवर्नमेंट ने अधिग्रहण कर लिया, जिसको निर्मोही अखाड़ा ने चैलेंज किया। अच्छा। और इकबाल हाशिम अंसारी साहब ने चैलेंज किया इसको। और बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि इस जो चैलेंज मैंने पिटीशन की हाई कोर्ट में इनके एक्विजिशन को, वो ऑर्डर जो आता है वो 11/12/92 को आता है, यानी 6 दिसंबर के 5 दिन बाद ऑर्डर आता है। और उन्होंने अपने ऑर्डर में उनके एक्विजिशन को इनवैलिड माना था, रिजेक्ट कर दिया था माननीय उच्च न्यायालय ने। देन आफ्टर जब डिमोलिशन हो गया तो 1993 जनवरी में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है, देन ऑर्डिनेंस लाया जाता है कि एक्विजिशन एट द डिस्प्यूटेड साइट एट अयोध्या 33/93। उसके द्वारा 67.66 एकड़ ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया जाता है, जिसको इस्माइल फारूकी चैलेंज करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और उस पर 24 अक्टूबर 94 को जजमेंट आता है 5 जजों की बेंचों में, जिसमें कहा जाता है कि उस एरिया को जहाँ पे राम जन्मभूमि का विवादित एरिया जो है 2.77 को छोड़कर बाकी उन्होंने अधिग्रहण को ठीक माना, इतने को छोड़ के माना। चूंकि ये विवाद का विषय था, सूट चल रहा था, उन्होंने कहा कि इसका एक डिसीजन जब आ जाएगा तो रेस्ट ज़मीन जो अधिग्रहण चली गई है वो उनके बेटरमेंट के लिए या उनके एंजॉयफुल रहने के लिए वो चाहेंगे तो गवर्नमेंट से ले लेंगे ज़मीन, जो अभी हुआ इसमें, अभी भी इसमें दे दी गई ज़मीन है। तो 24 अक्टूबर 94 को डिसीजन आता है, फिर ये सूट फिर 96 से अपने एक ट्रैक पे आते हैं, गवाही चलती हैं, जो गवाही 2006 तक चलती हैं। तब उसके बाद ASI की खुदाई होती है। ASI की खुदाई होती है 2001 में। ग्राउंड पेनिटेशन GPR सर्वे कराया जाता है, ग्राउंड पेनिटेशन रडार सर्वे द्वारा देखा जाता है। वो जापान के एक कंपनी की एक मशीन थी और वो कोर्ट के ऑर्डर से आई, उन्होंने चेक किया तो उनको लगा कि कुछ है नीचे सरफेस में, कुछ लग रहा है हमको। तो उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने एक ऑर्डर किया कि हाँ एक ASI सर्वे हो जाए, उस प्रोमिसेस को छोड़ के जहाँ पे भगवान रामलला जी विराजित थे उतने पोर्शन को छोड़ के आसपास के एरिया में एक्सकेवेट किया जाए, देखा जाए क्या है इसमें। मुसलमान लोग ने इसको चैलेंज भी किया लेकिन उसको नहीं माना गया। फिर मार्च यानी सेकेंड वीक ऑफ मार्च में 2002 में एक्सकेवेशन चालू हुआ, खुदाई के समय आप जाते थे? खुदाई के समय मैं भी जाता था और मेरे फादर भी रहते थे। 3 बजे के बाद से लगातार वो रहते थे, दोपहर शाम को 10 to 4 होती थी, 10 to 5 होती थी। अच्छा। और एक्सकेवेशन जो होता है बड़ा ही टेक्निकल चीज़ होता है, ब्रश से साफ करके इक्विपमेंट से करना बहुत टाइम टेकिंग है। इसी थोड़ा बताइए एक्सकेवेशन में कैसे एक्सकेवेशन में होता क्या था कि लोग होते थे वहाँ पे सारे पार्टीज के होते थे, सारे कार्ड इश्यूज थे, जितनी पार्टी थी। इनफैक्ट रजना अग्निहोत्री जी थी और एक अमिताभ जी थे जो कलकत्ता से आते थे, वो शंकराचार्य के वकील थे। अमिताभ जो पहले, हाँ अमिताभ जी थे, उसके बाद PN मिश्रा जी आ गए थे। तो हम सारे पक्ष के वकील रहते थे, जफर याब जिलानी साहब भी रहते थे, 1-2 बार मन्नान साहब भी आए थे, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी भी थे, मदन मोहन पांडे जी थे, त्रिलोकीनाथ, सारे लोग थे, सभी लोग रहते थे। और एक बहुत ही अच्छा माहौल रहता था वहाँ पे और बड़ा वॉचफुल रहते थे। अब बैठ के भी खड़े रहते थे, लोग देखते थे। बड़ा ही टाइम सितंबर पार कर गया, 6 महीना एक्सिबिशन चला है। देन आफ्टर तो कैसे होती थी वहाँ पे? वो कुछ डिगिंग करा के थोड़ा उनके अपने इक्विपमेंट थे अपने, तो 15 मीटर तक डिग करते थे। 15 मीटर के बाद माना गया कि नेचुरल सॉइल आता है। अच्छा। तो 15 मीटर तक ही मोस्टली किया गया। उसमें 2 टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसमें G7 और J3 और G7 2 टंच ऐसी थी जिसको लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो 15 मीटर तक डिग गई थी और वो ठीक रामलला के गर्भगृह के ठीक सामने थी, राइट एंड लेफ्ट,
J3 और G7 टन्स, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। और उसमें काफ़ी कुछ मिले थे, आर्टिफैक्ट मिले थे। और उनका एक SI सर्वे में एक उन्होंने बनाया था, एक इमेजनरी फोटोग्राफ बनाया था। तो उसको देख के लगता था कि 5 पिलर की रो नॉर्थ साउथ चलती थी, नहीं 17 रोज, और 5 रोज ईस्ट एंड वेस्ट दिखता था। पिलर थी उसमें। नीचे जो ग्राउंड बेस थे, पिलर बेस थे, वो लगते थे कि पिलर बेस एक निश्चित दूरी पे 17 जो थे, 17 पिलर बेस वो नॉर्थ से साउथ, और 5 पिलर बेस एक रो में इधर रखते थे, नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट। वो निकाल लिए। तो लगता था कि नीचे फाउंडेशंस थी और एक ह्यूज भगवान का टेम्पल था, और उसको डिमोलिश करके उसी के रॉ मटेरियल को यूज़ किया गया था। इनफैक्ट अगर हम इसको कर कंक्लूजन में कहें SI रिपोर्ट को, तो वो एक तरह से हमारे इस मुकदमे में एक मील का पत्थर साबित हुई रिपोर्ट। अच्छा। और उससे पता लगा कि यहाँ पे एक भव्य भगवान राम जी का मंदिर था जो डिमोलिश कर दिया गया था। तो वो एक बहुत बड़ा आधार बना हमारे इसमें ऑर्डर में। पर ऐसे ने क्लियरली नहीं लिखा कि मंदिर था। वो क्लियर है क्योंकि वो एक सरकारी संस्था है, और सरकारी संस्था में भी आप ही समझ सकते हैं कि कई विषय ऐसे होते हैं कि बहुत खोल के नहीं लिखे जा सकते हैं। लेकिन प्रथम दृष्टि अगर आप देखेंगे तो 98% जो आर्टिफैक्ट्स मिले थे, जो डेबरीज से डम से मिले थे, जो पिलर्स मिले थे, वो सब भगवान हिंदू कल्चर से जुड़े हुए, हिंदू धर्म से जुड़े हुए स्क्रिप्ट थे या फिगर्स थे या माला थी, लोटा थे, कई ऐसे चीज़ थे जो हिंदू धर्म से संबंधित थे। फिर उसको ज़मीन को ढक दिया क्या? नहीं, उसको उन्होंने सैंड की बोरी बना के उसको ढक दिया गया था, कवर्ड कर दिया गया था कि कहीं गिर ना जाए कोई, क्योंकि कोई 4 मीटर था, कोई 5 मीटर था, और तो उसको ढक दिया गया था कि इसमें कोई शीशे का वो नहीं लगा सकते थे कि भाई? नहीं, शीशे का नहीं लगाया था, तो उन्होंने बोरी से ढक के उसको कवर्ड कर दिया गया था। अभी मंदिर ये कहाँ रखी गई है चीज़ें सब? ये सामान तो अब आजकल तो यही जन्मभूमि में ही, इसी परिसर में जहाँ आप राम जी को दर्शन करते हैं, जहाँ वर्तमान में जो मेकशिफ्ट जगह बैठे हमारे रामलला जी, वहीं आगे बगल में है लगा हुआ। अगर आप जाएंगे देखेंगे सामने जगह सब लगा रखा हुआ सामान है। अच्छा, म्यूजियम बना दिया। कुछ यहाँ है, कुछ राम कथा संग्रहालय आपके यहाँ राम की पहाड़ी के पास है, चीज़ें डिस्प्ले है, वहाँ डिस्प्ले है। ठीक है।